नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग एसएससी जीडी 2025 और एसएससी एमटीएस के लिए टीसीएस द्वारा अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस और करंट अफेयर की सटीक और शानदार तैयारी कर रहे हैं। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में सिलेबस का होना अति आवश्यक है। इसलिए सिलेबस को आपके दिमाग में क्या क्या सिलेबस है ये चीज़ें होना चाहिए। और अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो एक बार सिलेबस का रिवीजन जरूर करना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको सटीक डायरेक्शन मिलता है और आप बेहतर तरीके से आप तैयारी करते हैं। तो एक बार सिलेबस देख लीजिए, आपके एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट और चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जैसे आएगा इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, यानी कि हिस्ट्री से आएगा, जिसमें कि इंडियन हिस्ट्री में सभी आ जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, फिर इंडियन आर्ट एंड कल्चर का से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, फिर फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भूगोल से, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से आएगा, फिर साइंस में आपका आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और ये सभी जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, ये सभी सब्जेक्ट को हम लोग बारी बारी से संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें और कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, सभी चीज़ सभी मतलब आपको प्रश्न पढ़ेंगे, यानी आपके एग्जाम में जितने भी चैप्टर या सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है जीके जीएस और करंट अफेयर का संपूर्ण स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर आगे जैसे क्वेश्चन आता है आपका कंप्यूटर एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आता है, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन से आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आता है, फिर ऑनर्स एंड अवार्ड से आता है यानी कि पुरस्कार और सम्मान से, बुक एंड ऑदर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट डिकेट्स, ईयर्स एंड डेज यानी कि जो दिवस वाले क्वेश्चन आते हैं वो सभी प्रश्न आएगा, फिर यूएनओ, अदर इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर स्पोर्ट्स यानी खेल कूद से करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटना और राष्ट्रीय घटनाएं, ये सभी जो पढ़ेंगे क्वेश्चन, जैसे ये वाला है नेशनल इवेंट्स एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, राष्ट्रीय घटना और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ये सभी जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो सभी हम लोग पढ़ेंगे और मिसलेनियस पढ़ेंगे। और लास्ट में ट्रेंडिंग टॉपिक बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, साथ में हम लोग मोस्ट वीवीआई एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स साथ में पढ़ते जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में निश्चित रूप से वो प्रश्न आए और आपसे एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, तो साथ में रिवीजन भी करते जाएंगे। इस तरह से मतलब बेहतर तैयारी हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर की करेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, आपको संपूर्ण जो जीके जीएस और करंट अफेयर की फ्री में, जो कि पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है, आपको फ्री में यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। लीजिएगा, तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो कल हम लोग पढ़े थे उसको एक बार क्विक रिविज़न कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो कल का जो स्टार्ट हुआ था क्लास, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था। तो संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था, तो एम.एन. रॉय ने दिया था ना। संविधान सभा का विचार यानी मन में सोचते हैं, एम.एन. रॉय। दूसरा क्वेश्चन था कि भारत के संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट आया था कि 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट है 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो सलाहकार थे कौन, तो बी.एन. राव थे। सलाहकार थे बी.एन. राव और संविधान सभा का विचार दिया था एम.एन. रॉय ने। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है, तो केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान जो है यह है भाग 8 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, हैदराबाद रियासत को देश में भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो कब मिलाया गया था, तो 1948 में मिलाया गया था। इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का 15वां भाग यानी भाग 15 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो भाग 15 है ये निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट है किसी देश के राजतंत्र उसके देश के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाता है। यानी ये जो किसी देश का राजतंत्र होता है वो किसके अनुसार डिजाइन किया जाता है, संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है जी.बी. मावलंकर की संविधान सभा के देश के
अध्यक्ष थे? तो जीवी मावलंकर किसके अध्यक्ष थे? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्य सूची समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ था? अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द देश के संविधान से लिया गया। तो प्रारंभिक शब्द जो कि हम भारत के लोग हैं, ये किस देश से लिया गया था? तो ये लिया गया था अमेरिका से, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को, है ना, जिसमें मौलिक अधिकार है, उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून देश के रूप होना चाहिए। तो जो सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून किसके अनुसार होना चाहिए? तो ये संविधान के अनुरूप होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के मूल लेख में देश अनुच्छेद थे, यानी कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद था? 395। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो कल्याणकारी राज्य का विचार है आपका है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है भारत के संविधान के भाग देश में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो देश के भीतर, है ना, वाणिज्य व्यापार का जो प्रावधान है ये किस भाग में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर होगा 4, यानी कि भाग 13 में है। नेक्स्ट है कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम ये पारित किया गया था 1929 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने देश के केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना संविधान की एक घटक है। तो ये कब सुनाया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनाया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1973 के केशवानंद भारती मामले में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो कौन करता है? बंधुता, है ना। बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता कहाँ से लिया गया था? तो द्विसदन प्रणाली विशेषता ये लिया गया था ब्रिटेन से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? तो फरवरी 1948 में ये प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया था? तो राजनीतिक भाग जो है राजनीतिक भाग का मुख्यतः ये ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, ये किस देश से लिया गया था? तो ये लिया गया था यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट है टाइप 2 का प्रश्न यहाँ शुरू हुआ था और ये इसका क्या होगा? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया था? यानी कि मौलिक अधिकार ये किस देश से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया था। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कल की क्लास में सभी को डिटेल से पढ़े थे। ठीक है। आज की क्लास शुरू करते हैं इसके आगे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो यहाँ से आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है ये बताना आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से अब बताइए कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना ये भी मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना ये भी मौलिक कर्तव्य है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन ये मौलिक कर्तव्य में ये सब चीज़ का जिक्र नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी मौलिक कर्तव्य ये नहीं है। यानी इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन है, तभी इसका आंसर बता सकते हैं आप। अगर मान के चलिए इसमें ऑप्शन में कुछ चेंज करेगा तो आप इसका आंसर कैसे लगाइए? तो वो आंसर लगाने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है। ठीक है, पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है ये किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, और पूछा जाता है कि किस समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य
लिया गया है रूस के संविधान से ना, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है 1976, यहाँ से एक और प्रश्न आता है, वो भी देखते हैं कि एक क्वेश्चन आएगा कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में ही समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, जो कि फ्रांस से लिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये अगर आता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था मौलिक अधिकार से, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। ठीक है, और बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के को में, या तो ए बोलिए। ठीक है, तो भाग 4 के ए में है और अनुच्छेद 51 के ए में है, यानी कि को में। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य, और जब भी पढ़िएगा मौलिक कर्तव्य ने, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में, किस अनुच्छेद में, ये भी साथ में रिवीजन करना है, ताकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों काफ़ी क्लोजली है। जैसे कि मौलिक कर्तव्य जो है ये भी भाग 4 के ए में है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो है वो भी भाग 4 में ही है। ठीक है, भाग 4 में है DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है, और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य 51 का ए में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और साथ में आप नोट बनाते जाइएगा। आपका ज़बरदस्त जीके जीएस की तैयारी हो जाएगा, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप टैलेंट हो जाइएगा। ठीक है, तो आप नोट बनाते जाइएगा। आपके लिए हम सिस्टमेटिक ढंग से सारे क्वेश्चन को तैयार करके आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जो बताते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सभी कतई जहर प्रश्न रहेगा, और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, आप गारंटी के साथ आप देख लीजिएगा। और जो लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए हैं या तो बिहार टीचर का एग्ज़ाम दिए हैं, वो सभी जो रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पर बने हुए थे, कई क्वेश्चन है जो कि हमारे वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट लड़ा था। ठीक है, तो इसलिए नोट बनाते जाइएगा, निश्चित रूप से गारंटी के साथ यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य। आपको मालूम हो गया कि ये रूस के संविधान से लिया गया, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, तो ये लिख लेना है। अच्छा, 1976 में जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, जो कि 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। वो है क्या, 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ठीक है, यही 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो एक बार जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसको एक बार जरूर देखना है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं 11 मौलिक कर्तव्य जो है, ताकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें, ये मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। फिर भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। ठीक है, यानी देश की भी रक्षा करना है, और अगर सरकार बोले तो राष्ट्रीय सेवाएं जो भी बने वो करना चाहिए। फिर पांचवा क्या है, सामान्य भाईचारे की भावना को विकास करना। ठीक है, यानी भाईचारा बनाए रखना। देश की समग्र संस्कृति को संरक्षित रखें, जो पुरानी प्राचीन संस्कृति है जैसे कि शैल चित्र होता है या तो स्मारक होता है, वो सभी को संरक्षित रखना ये हम लोगों का मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखें, ये भी मौलिक कर्तव्य है। फिर आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से बचें, जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें, जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, वो यही है 11वां, कि सभी माता पिता एवं अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजे, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु का शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, सारी चीज़ें नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।
सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ये 4 ऑप्शन में से पूछा है कि कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार जो है यही सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि मतदान का अधिकार है ना एक नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, मतदान का अधिकार जो है नागरिक और राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही। ठीक है, और बात करते हैं कि मतदान के बारे में आया है, तो मतदान से कुछ कतई जहर प्रश्न है जो कि आपको नोट कर लेना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ये याद रखना है। और कब किया गया था? तो 1989 में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ना, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा रही राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। तो इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या गया था? ऑप्शन नंबर 1 मतदान का अधिकार। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो किस भाग में पूछा है? ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में मालूम है? तो ये है अनुच्छेद 51 में। और अनुच्छेद 51 किस भाग में आता है? तो अनुच्छेद 36 से 51 आता है आपका भाग 4 में, जो कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, DPSP है ना, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अच्छा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जब भी आएगा ना तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? DPSP। ठीक है, DPSP का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, डायरेक्टिव मतलब निर्देशक। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी। ठीक है, स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है ना, तो ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म कभी पूछ लिया जाए तो वो भी बता देना है। और DPSP हम लोग आपसे जब भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आएगा तो DPSP बोलेंगे, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और SP यानी कि स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आ गया किसमें? DPSP में आ गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 51। रेलवे NTPC में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में, ये ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 51 का ए अगर बात कर लेते हैं, यानी कि अनुच्छेद 51 का को अगर बात करते हैं तो इसमें क्या मौलिक कर्तव्य हो जाता है ना, मौलिक कर्तव्य हो जाता है। और ये आता है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, भाग 4 में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर पूछा जाए कि DPSP किस भाग में है तो भाग 4 में है ना, DPSP भाग 4 में है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है DPSP। और DPSP जो है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है मालूम? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लेना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सितंबर 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसका आंसर हो गया था 3। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान
के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो इसमें से भारतीय संविधान के अनुसार इसमें से कौन न्यायालय में परिवर्तनीय है। ठीक है, तो न्यायालय में परिवर्तनीय, देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत ये न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, प्रस्तावना भी नहीं है, मूल कर्तव्य भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन मूल अधिकार जो है ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ये मूल अधिकार जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मूल अधिकार किस भाग में, तो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है मूल अधिकार। और मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है ना। तो ये ध्यान रखना है, यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, यानी कि न्यायालय में ये परिवर्तनीय है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये पूछा जाता है यहाँ से कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। ठीक है, और जो हाई कोर्ट है वो किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। तो हाई कोर्ट जो है वो 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। और रीट जो है ये कितना है, 5 है। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है मूल अधिकार, इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डीपीएसपी किस देश से लिया गया, तो ये आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया। ठीक है, और मूल अधिकार हो गया अमेरिका से लिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। बाकी देखिए, हमेशा आपको रिवीजन करते रहना, जब भी क्वेश्चन आए कोई भी, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है आपको रिवीजन करते रहना है। उससे क्या होगा, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और कन्फर्म होगा, और आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस आपका लेवल हाई रहेगा और आसानी से आप आंसर टिक करिएगा और अच्छा लगेगा कि हाँ कन्फर्म यही आंसर होगा। ठीक है, और जैसे डीपीएसपी आ गया तो तुरंत दिमाग में रिवीजन कर लेना है। डीपीएसपी जो है भाग 4 में है, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 हो गया। और मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य भाग 4 के को में है ना, भाग 4 के को में हो जाता है मूल कर्तव्य। ठीक है, भाग 4 के को में, और अनुच्छेद 51 के को में हो जाता है मूल कर्तव्य। भाग 4 में सिंपल डीपीएसपी और अनुच्छेद 36 से 51 हो गया डीपीएसपी। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा सा क्लियर रहेगा, इसलिए साथ में रिवीजन करना है। और मूल अधिकार है भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो किस सरकार में है ना, ऑप्शन के अनुसार बताना है आपको कि किस सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए और हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो ये लोकतांत्रिक सरकार में, इसका आंसर हो जाएगा कि लोकतांत्रिक सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए और हर मत का समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको बता दिए थे मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, उसमें बताना कि भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, भारतीय नागरिकता को ना ये प्राप्त किया जाता है 5 तरीकों से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, देखिए भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अच्छा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, 1955 में। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और 5 तरीका है कौन कौन सा, तो पहला है जन्म से, है ना, जन्म से वो तरीका है कि जैसे आपका जन्म भारत में हुआ तो आप भारतीय नागरिकता आपको मिल गई है। ठीक है, तो एक पहला है जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा द्वारा, तीसरा है देशीयकरण द्वारा, है ना, देशीयकरण द्वारा,
चौथा है पंजीकरण द्वारा, और पाँचवा है भूमि विस्तार द्वारा। ठीक है, एक बार फिर समझिए, पहला जन्म से, दूसरा वंश परंपरा द्वारा, तीसरा है देशीयकरण द्वारा, चौथा पंजीकरण द्वारा, और पाँचवा है भूमि विस्तार द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यानी कि 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नागरिकता किस भाग में है? तो नागरिकता है भाग 2 में, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता है। ठीक है, नागरिकता ये किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका परम आदेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो कौन सी याचिका? यह परम आदेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। तो ये दिया जाता है परम आदेश ही दिया जाता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परम आदेश। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सी याचिका या परम आदेश दिया जाता है, तो परम आदेश दिया जाता है ना, उसका नाम है ये परम आदेश। ठीक है, ये आ रहा है किसके अंतर्गत मालूम? ये आ रहा है रीट के अंतर्गत। ये जो अपना रीट है ना 5 रीट कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, तो वही रीट है 5 प्रकार के। कौन कौन सा है? जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, परम आदेश है, और प्रतिषेध है, यानी कि निषेधाज्ञा बोलिए या तो प्रतिषेध बोलिए, और अधिकार परीक्षा है। 4 ये हो गया, और 4 ये हो गया, एक है उत्प्रेषण, है ना, उत्प्रेषण। तो ये 5 रीट है। ठीक है, तो याद रखना है, कभी ऐसा भी पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन 5 रीट में से नहीं है। ध्यान रखना है, प्रतिषेध, परम आदेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और एक है उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये 5 रीट है। अब यहाँ से क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण ये पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, और हाई कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि पूछा जाएगा कि इनमें से कौन रीट जारी करता है। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा उच्च न्यायालय, फिर रहेगा उच्चतम न्यायालय, फिर रहेगा तीसरे ऑप्शन में कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि रीट जो है जारी करता है दोनों, है ना, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों रीट जारी करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। ठीक है, और ये जो परम आदेश है इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मेंडामस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। परम आदेश मतलब हो गया एक मेंडामस, एक लैटिन शब्द है मेंडामस। ठीक है, एक बार यहाँ लिख भी देते हैं मेंडामस। ठीक है, ये है परम आदेश। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपका सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, पहला सूची में 3 ऑप्शन आपका दिया हुआ, जैसे कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका। ठीक है, फिर है भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका, फिर है मूल अधिकार, और सूची 2 में वंचित करने पर विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण, और तीसरा है पंजीकरण से। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहला क्या है? भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पंजीकरण से ना, एक तरीका है जो कि पंजीकरण से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक का हो गया सी। ठीक है, एक का सी हो गया, ध्यान रखना है। भारतीय नागरिकता को पंजीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। फिर दूसरा क्या है? भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका क्या है? तो अंत करने का तरीका यानी उसको वंचित करके उसका अंत कर सकते हैं। 2 का हो जाएगा ए। और तीसरा मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? तो ये है विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1 का हुआ था सी, 2 का ए और 3 का बी। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से मौलिक अधिकार कौन नहीं है? तो ये तो आपको मालूम है, पहले आता है आंसर संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, ये तो आपको मालूम है। और ये कब हटाया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो 1978 में, है ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 78 के बाद क्या हुआ था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है?
तो फिर ये इसे 300A में, अनुच्छेद 300A में इस रखा गया है और इसे संवैधानिक अधिकार बनाया गया है, यानी विधिक अधिकार इसे बनाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है, यहाँ 78 होगा। ठीक, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जो मौलिक अधिकार ये किस भाग में है, तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, अब मौलिक अधिकार क्या क्या है एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अगर कुछ भी पूछे तो आसान हो आपको। ठीक है, मौलिक अधिकार जैसे अभी 6 बचे हुए हैं, तो पहले 7 था, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया, तो 6 मौलिक अधिकार क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला है समानता का अधिकार, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये आपका 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में क्या था, संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार अब नहीं है। ठीक है, अच्छा मौलिक अधिकार ये मोटा मोटी एक अनुच्छेद यहाँ पर याद रखना है कि समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये है अनुच्छेद 23 और 24 में, जो कि बालात्श्रम पर और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों पर प्रतिबंध जो है अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, तो यही है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्या, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक हुआ था। ठीक है, और ये अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि परम आदेश याचिका यानी कि रीट ऑफ मैंडामस। तो मैंडामस का अर्थ क्या है, तो मैंडामस एक लैटिन भाषा है और उसका अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। ठीक है, परम आदेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। परम आदेश जो है ना वो कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। परम आदेश होता है जैसे कि किसी का अधिकार है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, आप जो जिला न्यायालय है वो अपने अधिकार में वो जैसे वो काम नहीं कर रहा है तो उसको आदेश ऊपर वाला आदेश देता है कि आपके ये अधिकार के अंतर्गत आता है, ये आपको ये काम करना है। ठीक है, तो ये होता है परम आदेश, है ना। ठीक है, तो और ये किसके अंतर्गत आता है, रीट के अंतर्गत। रीट कितने होते हैं, 5 रीट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा। ठीक है, और रीट कौन कौन सा है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा यानी कि प्रतिषेध जो होता है, और अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये सभी रीट है। और रीट जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों पढ़ते हैं कौन सा सही है और कौन गलत है। तो पूछा कौन सही है। ठीक है, तो पहला क्या है कि भारतीय संविधान का भाग 4A नागरिकता से संबंधित है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये आपको मालूम है भाग 4 का A में क्या है, मौलिक कर्तव्य है और नागरिकता भाग 2 में है। ठीक है, तो ये पूरी गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। फिर दूसरा क्या, भारतीय संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, ये सही है। ठीक है, भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत और भाग 4 के A में है मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ बोला है कि भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, तो यानी ये सही है। ठीक है, अब ऑप्शन 3 भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ये गलत हो जाता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ये भी गलत है क्योंकि भाग 2 जो है इसमें क्या नागरिकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है कि भारतीय संविधान का भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो गया था 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है।
तो कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी कि कौन सा डीपीएसपी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यानी अनुच्छेद ये है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम देखिए राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आपको मालूम है कि किस भाग में है? तो भाग 4 में है और अनुच्छेद 12 अनुच्छेद ये राज्य के निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, तो यही जो ग्राम पंचायत गठन ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। बाकी ये जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण ये आ जाता है आपका मौलिक अधिकार में। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद ये 21 में है। ठीक है, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 29 में है। और अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। ये भी क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है, जब भी एग्जाम होगा ये बार बार रिपीट होता है, याद रखना है। अस्पृश्यता 17, अस्पृश्यता 17, अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये भी अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी सभी पूछा जाता है। ठीक है, सभी अनुच्छेद यहाँ पर महत्वपूर्ण है, याद रखना आपको। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गया अनुच्छेद 21, ग्राम पंचायतों का अनुच्छेद 40। ठीक है, अल्पसंख्यकों का अनुच्छेद 29 और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। ठीक है, बाकी डीपीएसपी जो है ये किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है, तो यही जो है डीपीएसपी है, इसी में यानी भाग 4 में ही कल्याणकारी राज्य का विचार दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो समानता का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14 से 18। तो ये सब आ रहा है किसमें, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो 6 है उसी में आपको बताए थे पीछे। फिर यहाँ पर एक बार और देखिए जो मौलिक अधिकार है ये समानता का अधिकार पूछा है ना। देखिए कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, 14 से 18। देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिस्ट सारे याद कर लीजिएगा, तो एक भी का प्रश्न छूटेगा नहीं। समानता का अधिकार है किस अनुच्छेद में, 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक है। ठीक है, एक वीडियो हम वीडियो पे अपलोड यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है कि महत्वपूर्ण भाग और महत्वपूर्ण अनुच्छेद और सभी अनुसूची, इसकी वीडियो अपलोड किया हुआ है। जो लोग नहीं देखें वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको इस सीरीज में भी सभी अनुच्छेद और सभी भाग और सभी अनुसूची के बारे में आपको जब भी आएगा मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको सभी चीज़ें बताएंगे, एक एक चीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये अभी फिलहाल यहाँ पर इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कितनी रीट जारी की जा सकती है। तो कितने रीट जारी होता है, तो 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। ठीक है, ये सब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हो या तो हाई कोर्ट हो, वो दोनों 5 रीट जारी करता है। ठीक है, तो दोनों रीट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, रीट के बारे में आपको बताई दिए थे ना, 5 रीट है। ठीक है, वो एक बार फिर देख लीजिए 5 रीट कौन कौन सा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये 5 रीट है ना। 5 रीट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा यानी प्रतिषेध भी बोल सकते हैं इसको, और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपको 11 मौलिक कर्तव्य जो है उसको 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। और आप मोटे मोटे आप दिमाग से भी है ना मार सकते हैं, टिक कर सकते हैं आंसर कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन कि मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये है मौलिक कर्तव्य है। ये संविधान का पालन करना, ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाएगा।
चुनाव के दौरान मतदान करना ये नहीं आएगा, है ना, ये अलग है। ये क्या एक राजनीतिक अधिकार है ये, ठीक है, तो ये अलग है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में, तो भाग 4 का ए में है और अनुच्छेद 51 का ए में है। और कहाँ से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य, एक बार फिर देखिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 11 कौन कौन सा है, तो देखिए पहला है संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें, सामान्य भाईचारे की भावना का विकास करना, देश की समग्र संस्कृति को संरक्षित रखें, और 7वां क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से बचें, और जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि बाद में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में, तो ये 11वां क्या है, सभी माता पिता अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का समाप्त करता है, अस्पृश्यता 17, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना है, ये हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया ना, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अपराधों के लिए सजा के बारे में आप क्या है वो अपना वकील रख सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, तो वही है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया था, तो वो कौन सा था, वो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। बाकी जैसे शोषण के खिलाफ अधिकार ये मूल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार भी मूल अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी मूल अधिकार है, ठीक है। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है ये कब 44वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, याद रखना है। ये संविधान केम्मा पूछता है, केम्मा संविधान संशोधन के तहत, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ याद रखना क्या, जब भी ये बात आ जाए तो साथ में ये भी आपको रिवीजन कर लेना। 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और 3 शब्द जो कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को भी 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो धर्म के अधिकार के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो देखिए पहला क्या है कि व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है और किसी भी धर्म का पालन न करने का विकल्प चुन सकता है, तो ये सही है, ठीक है। अपने दिमाग से भी आप सोच सकते हैं ये सही है, ठीक है। व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है और किसी भी धर्म का पालन न करने का विकल्प भी चुन सकता है, ठीक है। ये धर्म के अधिकार के बारे में है। और दूसरा क्या, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है, ये भी सही है, ठीक है। फिर क्या है, किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुरूप आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ये भी सही है। चौथा क्या, जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता, ये गलत है, जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आप ऑप्शन देख के भी आंसर है ना छांट सकते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न रहते हैं जो कि आपका अपने दिमाग से सोच के उसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता ये
धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है, ये ध्यान है आपको। फिर अगला है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये पीछे बताए थे क्या, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है, और अनुच्छेद 25 के 1 में कहा गया है कि न केवल भारतीय नागरिक बल्कि सभी व्यक्ति अंतःकरण की स्वतंत्रता से और स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने का अभ्यास करने और प्रचार करने के समान रूप से हकदार हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा। ठीक है, पहला क्या है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये जोड़ा गया था, ये सही है ना, 1976 में ही जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। दूसरा है कि ये प्रकृति में गैर न्यायिक है, तो ये भी सही है। ठीक है, और फिर क्या, इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 के ए के अंतर्गत किया गया है, ये भी सही है। और संविधान में इनका समावेश अमेरिका संविधान से प्रेरित है, तो अमेरिका से लिया गया, ये गलत है। ठीक है, अमेरिकी संविधान से नहीं है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से, तो रूस के संविधान से ये प्रेरित है, रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये कहा गया है अनुच्छेद 37 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 37 में जो है ये कहा गया है कि जो DPSP है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए, अनुच्छेद 37 के अनुसार भाग 4 में शामिल प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर है अनुच्छेद 40 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का गठन है अनुच्छेद 40 में। और एक पूछेगा प्रसूति हित लाभ, यानी कि प्रसूति हित लाभ यानी कि महिलाओं को जो काम के दौरान उसको रेस्ट मिलता है, तो वो है प्रसूति हित लाभ जो है ये अनुच्छेद 42 में है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 44 में। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख लेना, थोड़ा सा रिलेट कर लेना कि समान नागरिक यानी कि समान अंक वाला, 4 और 4 समान अंक वाला ना, 4 4, तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 44 में, समान अंक वाला। ठीक है, समान नागरिक संहिता जो कि अभी कहाँ लागू है, तो एकमात्र राज्य है गोवा में लागू है। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य देश पर लागू होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, हम लोगों का मौलिक कर्तव्य होता है ना, मौलिक कर्तव्य हम लोगों का कार्य होता है। ठीक है, यानी कि ये नागरिकों पर ये लागू होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये नागरिकों पर लागू होता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के को में है और अनुच्छेद 51 के को में रूस से लिया गया है। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, शुरुआत में 10 था। ठीक है, बाद में जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। नेक्स्ट है बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में देश के तहत शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन है वो फिर समझिए, बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ा गया था। तो ये इस संशोधन को संविधान में देश के तहत यानी अनुच्छेद ऑप्शन में दिया हुआ है, तो किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था, तो शिक्षा का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 के ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 21 के ए। ठीक है, देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य क्या यही है, 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में ये जोड़ा गया था। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 के ए जोड़ा गया था। ठीक है, एक
21 का ए बोलिए या तो 21 का को बोलिए, ठीक है। और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। तो आपको अनुच्छेद याद रखना है, विशेष करके अगर क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21 के ए में है। अच्छा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब लागू हुआ, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009, लेकिन ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। जब सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, तो सूचना का अधिकार हुआ था 2005 में ये लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है, तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जो है वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21 में, ठीक है। देखिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, लेकिन अनुच्छेद 21 के को में क्या है, वो है शिक्षा का अधिकार है ना, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और बाकी चीज़ें तो आपको मालूम ही है ना। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है और अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत देश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, संप्रभुता, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है। तो ये है जो कि भाग 4 के को में अनुच्छेद 51 के को में ये कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है ना, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है ये, ठीक है। ये आता है सब किसमें, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। और ये अनुच्छेद 51 के को में है मौलिक कर्तव्य और भाग 4 के को में है, जो कि ये कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य, तो रूस के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से, अब जैसे यहीं आया, जैसे आए 6 वर्ष से, तो आपको याद होगा 6 जो शिक्षा का अवसर प्रदान करना कब से कब तक है, 6 से 14 वर्ष तक का है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। माता या पिता अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों या अपने आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये जो है वो कौन सा मौलिक कर्तव्य में, तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य था यही था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। और शिक्षा का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 के को में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में, तो भाग 4 के को में है और अनुच्छेद 51 के को में है, रूस से लिया गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष कौन है, तो थल सेनाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, उपेंद्र द्विवेदी है, ठीक है। बहुत सारे लोग आंसर सही दिए थे, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है और इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि पढ़ाई उत्साहपूर्वक करना है और हैप्पी रह के करना है और आप लोगों के लिए, ताकि आप पढ़ाई हमेशा खुशी से करें, हमेशा उत्साहपूर्वक करें और हैप्पी स्टडी करें। इसलिए अपने चैनल का नाम भी रखा गया मोटिव हैप्पी स्टडी, ठीक है। तो मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।